हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल राजस्थान जीके 2.0 पे। और मेरा नाम है बलराम योगी और अपन बात करेंगे राजस्थान हिस्ट्री के बारे में, जिसमें मैंने पिछली क्लास में आपको मेवाड़ के गोइल और सिसोदिया दोनों राजवंशों के बारे में पढ़ाया था। अब उसी क्रम में अपन आगे की बात करेंगे और आज एक नए वंश के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है गुर्जर प्रतिहार वंश। कौन से वंश के बारे में पढ़ेंगे अपन? गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। गुर्जर प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार राजवंश। अपन चर्चा किसकी करेंगे? गुर्जर प्रतिहार राजवंश की चर्चा करेंगे। गुर्जर प्रतिहार राजवंश। तो अगर अपन बात करें गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में, तो इनका शासन गुजरातरा प्रदेश, अर्थात क्या बोल सकता हूं मैं? अर्थात गुजरात पर इनका अधिकार था। क्या बताया मैंने आपको? इनका शासन गुजरातरा प्रदेश अर्थात गुजरात यानी संपूर्ण गुजरात पर इन गुर्जरों का या प्रतिहार वंश का अधिकार था। इसी कारण ये गुर्जर कहलाए। क्या बताया मैंने आपको गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में? इनका शासन गुजरातरा प्रदेश अर्थात संपूर्ण गुजरात पर इनका अधिकार था। इसी कारण ये क्या कहलाए? गुर्जर कहलाए। ये बात बताई मैंने आपको। आगे की चर्चा करते हैं। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने भारत पर होने वाले अरब आक्रमणों से इन्होंने भारत पर होने वाले अरब आक्रमणों से भारत की रक्षा की। इसी कारण ये द्वारपाल या फिर मैं बोल सकता हूं प्रतिहार कहलाए। अभी तक मैंने आपको दो बातें बताई प्रतिहार राजवंश के बारे में। इनका शासन गुजरातरा प्रदेश पर अर्थात संपूर्ण गुजरात पर इनका अधिकार था। इसी कारण ये गुर्जर कहलाए। इन्होंने भारत पर होने वाले अरब आक्रमणों से, आपको पता होगा दाहिर के द्वारा भी अटैक किया जाता है, मतलब अरबों के द्वारा जो आक्रमण किए गए उन आक्रमणों से भारत की रक्षा की। इसी कारण ये द्वारपाल या फिर प्रतिहार कहलाए। अगर अपन बात करें गुर्जर शब्द की, तो इस गुर्जर शब्द की सर्वप्रथम जानकारी कहां से मिलती है अपन को, उसकी भी चर्चा करेंगे अपन। गुर्जर प्रतिहार, चर्चा किसकी कर रहे हैं अपन? गुर्जर प्रतिहारों की। तो अपन बात करें गुर्जर शब्द की। गुर्जर शब्द के बारे में अगर अपन बात करें, सर्वप्रथम जानकारी गुर्जर शब्द की
सर्वप्रथम जानकारी अपन को कहां से मिलती है, तो अपन को मिलती है बादामी का एक शासक था, बादामी के शासक बादामी के शासक पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन सेकंड के, मैंने क्या बताया आपको गुर्जर शब्द के बारे में। अपन को सर्वप्रथम जानकारी बादामी का एक शासक था पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। कौन से अभिलेख से? ऐहोल अभिलेख से अपन को इस गुर्जर शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मैंने अभी तक आपको एक बात बताई, क्या गुर्जर शब्द की सर्वप्रथम जानकारी अपन को कहां से मिलती है, तो बादामी का एक शासक था जिसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय, उसके समय का एक अभिलेख है ऐहोल अभिलेख, इससे अपन को इस गुर्जर शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बारे में अपन को जानकारी प्राप्त होती है, किसके बारे में? इस गुर्जर शब्द के बारे में अपन को बादामी के शासक पुलकेशिन सेकंड के इस ऐहोल अभिलेख से अपन को इस गुर्जर शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और अगर इस ऐहोल अभिलेख के लेखक की बात करें, तो लेखक का नाम था रवि कीर्ति। मैंने बताया आपको इस गुर्जर शब्द के बारे में सर्वप्रथम जानकारी बादामी के शासक पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है, और इस ऐहोल अभिलेख के जो लेखक थे उनका नाम था रवि कीर्ति। अपन को इस गुर्जर शब्द के बारे में इस अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। उसके अलावा किस किस से अपन को जानकारी प्राप्त होती है उसकी भी अपन चर्चा करते हैं, और किससे अपन को इसकी जानकारी प्राप्त होती है उसकी भी चर्चा करते हैं। तो अपन बात करें वाउक, ये वाउक एक शासक था, वाउक का मंडोर अभिलेख, उसके अलावा कक्ष का घटियाला अभिलेख, क्या बताया मैंने आपको? वावुक का मंडोर अभिलेख, उसके अलावा कक्ष का घटियाला अभिलेख, इससे अपन को इन गुर्जरों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और इस कक्ष के समय दो घटियाला अभिलेख लिखे गए थे, एक लिखा गया था 836 में और दूसरा लिखा गया था 861 में, और एक लिखा गया 836 में। मैंने बताया आपको कक्ष का घटियाला अभिलेख। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो एक है नीलकंठ अभिलेख, उसके अलावा अगर अपन बात करें तो एक है देवली अभिलेख, और मैं आपको बताऊं तो करहड़ अभिलेख, उसके अलावा अगर अपन बात करें तो राजौरगढ़ अभिलेख, उसके अलावा एक है राघनपुर अभिलेख। मैंने आपको बताया अपन को गुर्जर शब्द के बारे में सर्वप्रथम जानकारी बादामी के शासक पुलकेशिन सेकंड के ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। यह बताई मैंने आपको सर्वप्रथम जानकारी। और ये जो अभिलेख है, इस अभिलेख के रचयिता थे रवि कीर्ति। यह तो थी
गुज्जर शब्द के बारे में सर्वप्रथम जानकारी। उसके अलावा अपन को इस गुज्जर शब्द के बारे में जानकारी कहां कहां से मिलती है, तो वाहुक का मंडोर अभिलेख, उसके अलावा जो कक्क राजा था इसका घटियाला अभिलेख, नीलकंठ अभिलेख, उसके अलावा देवली अभिलेख, करहड़ अभिलेख, राजौरगढ़ अभिलेख, उसके अलावा राघनपुर अभिलेख से भी अपन को इन गुजरों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगर बात करें अपन इस नीलकंठ, देवली, करहड़, राजौरगढ़ और राघनपुर अभिलेख की, तो ये जो अभिलेख है, ये जो 5 अभिलेख है, इसमें प्रतिहारों को, ये जो अभिलेख है इसमें प्रतिहारों को गुज्जर कहा गया है। क्या बताया मैंने आपको, ये जो अभिलेख है, नीलकंठ अभिलेख, देवली अभिलेख, करहड़ अभिलेख, राजौरगढ़ अभिलेख, उसके अलावा राघनपुर अभिलेख, इन 5 अभिलेखों में जो ये प्रतिहार है, इन प्रतिहारों को गुज्जर कहा गया है। क्या कहा गया है, गुज्जर कहा गया है। ये बताया मैंने आपको गुज्जर शब्द के बारे में अपन को जहां से जानकारी प्राप्त होती है उनके बारे में। अब आगे की चर्चा करते हैं अपन। राजस्थान के इतिहास के पितामह आपको पता होगा कर्नल जेम्स टोड है। तो कर्नल जेम्स टोड ने इन गुज्जर प्रतिहारों के लिए क्या बोला, कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड के अगर अपन अनुसार की बात करें, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार ये जो गुज्जर प्रतिहार है ये विदेशी जाति खजर से उत्पन्न हुए हैं, विदेशी जाति खजर से उत्पन्न हुए। कर्नल जेम्स टोड ने बताया कि ये जो गुज्जर प्रतिहार है विदेशी जाति खजर से इनकी उत्पत्ति हुई है। ऐसा किसने बताया, कर्नल जेम्स टोड ने। और आपको पता होगा जब मैंने आपको अजमेर सांबर के चौहान पढ़ाए थे उस समय बताया था गुरु वशिष्ठ के, अगर अपन दूसरे मत की बात करें, ये पहला मत, दूसरे मत की बात करें अगर, तो मैंने आपको बताया था उस समय गुरु वशिष्ठ के कौन कौन से विद्वानों के हिसाब से बताया था, उसकी भी चर्चा करते हैं अपन। तो मैंने आपको बताया था चंद्रवृदाई, मोणोत नैणसी तथा सूर्यमल मिश्रण या मिश्रण एक ही बात है। चंद्रवृदाई, मोणोत नैणसी और सूर्यमल मिश्रण के हिसाब से क्या हुआ, गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से 4 पुत्र पैदा हुए। क्या बताया मैंने आपको, उस समय भी आपको बताया था कि चंद्रवृदाई, मोणोत नैणसी और सूर्यमल मिश्रण के हिसाब से गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से 4 पुत्र पैदा हुए, जिनकी बात करें अगर अपन प्रतिहार गुज्जर प्रतिहार, परमार, चालुक्य और लास्ट में चौहान। अभी तक मैंने आपको 2 मत बताए। पहले मैंने आपको बताया था इस गुज्जर शब्द के बारे में अपन को जानकारी कौन कौन से अभिलेखों से प्राप्त होती है तथा सर्वप्रथम जानकारी कहां से प्राप्त होती है उसके बारे में बताया। आगे मैं बता रहा हूं आपको कर्नल जेम्स टोड के अनुसार जो गुज्जर प्रतिहार है विदेशी जाति खजर से उत्पन्न है। उसके अलावा चंद्रवृदाई, मोणोत नैणसी और सूर्यमल मिश्रण, ये तीनों विद्वान ऐसा मानते हैं कि गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से 4 पुत्र पैदा हुए, मतलब गुज्जर प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान।
अगर आपसे पूछे गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से हुई है, इस बात का समर्थन कौन कौन से विद्वान करते हैं? तो 3 विद्वान हैं जिनके नाम है चंद्रवरदाई, मोणोत्तैंसी और कवि सूर्यमल मिश्रण। इसके आगे की चर्चा करते हैं। अपन बात करें हेनसांग की। आपको पता होगा ये हेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के काल में भारत में आया था। हेनसांग हेनसांग उसके अलावा जीएच ओझा की बात करें अपन, जीएच गौरीशंकर हीरानंद ओझा, जीएच ओझा। क्या बताया मैंने आपको? हेनसांग और गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार ये तीसरा मत है। हेनसांग गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार गुर्जर प्रतिहार क्या है? क्षत्रिय है, क्षत्रिय है। क्या बताया मैंने आपको? हेनसांग और जीएच ओझा के अनुसार अगर गुर्जर प्रतिहारों को देखा जाए तो ये क्षत्रिय है। अपन हेनसांग की चर्चा करते हैं। तो ये हेनसांग क्या है? सम्राट हर्षवर्धन के काल में तो भारत में आया था और इस हेनसांग के द्वारा क्या है? सर्वप्रथम इस हेनसांग के द्वारा क्या है? बेराट की यात्रा की गई। बेराट आपको पता होगा जयपुर को कहते हैं। तो इसके द्वारा क्या है? सबसे पहले बेराट की यात्रा की गई और यात्रा के दौरान इसने क्या किया? बेराट का नाम दिया। क्या नाम दिया? पारयात्र। बेराट को क्या नाम दिया? इसके द्वारा पारयात्र दिया गया। और अगर अपन बात करें इस हेनसांग के द्वारा भीनमाल की भी यात्रा की गई। किसकी? भीनमाल की। और भीनमाल आपको पता होगा जालोर में है। कहां की यात्रा की इसने? भीनमाल की। और इस यात्रा के दौरान इसने क्या नाम दिया? पीली मोलो। क्या नाम दिया इसने? पीली मोलो। अभी तक मैंने आपको 3 बातें बताई। हेनसांग और जीएच ओझा के अनुसार जो गुर्जर प्रतिहार है ये क्षत्रिय है। उसके अलावा इस हेनसांग के द्वारा बेराट की यात्रा की गई और इसने बेराट को क्या नाम दिया? पारयात्र नाम दिया। क्या नाम दिया इसने? बेराट को पारयात्र नाम दिया। उसके अलावा इसके द्वारा भीनमाल जालोर की भी यात्रा की गई और इसको क्या नाम दिया? पीली मोलो नाम दिया। क्या नाम दिया? पीली मोलो। ये दिया था भीनमाल को। और अगर अपन भीनमाल की बात करें तो ये माघ की जन्मस्थली है। संस्कृत कवि माघ की जन्मस्थली है। मैंने क्या बताया आपको? ये जो भीनमाल है ये संस्कृत कवि माघ की जन्मस्थली है। उसके अलावा अगर अपन हेनसांग के ग्रंथ की बात करें, ये जो हेनसांग है इसके ग्रंथ की बात करें तो इसका जो ग्रंथ है उसे अपन क्या नाम देंगे? सी यू की। इसके ग्रंथ को किस नाम से जाना जाता है? सीयूकी के नाम से जाना जाता है। अगर अपन बात करें हेनसांग के उपनामों की बात करें अगर अपन, तो इसके उपनामों में मैं बात बताऊं आपको, इसको नीति का पंडित, उसके अलावा इसको यात्रियों का राजकुमार, अभी तक मैंने आपको बताया जो हेनसांग का ग्रंथ है इसको सीयूकी के नाम से जाना जाता है। और अगर इसके उपनामों की बात करें तो इसको नीति का पंडित और यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। उसके अलावा
अपन आगे की चर्चा करते हैं। मैं पहले एक बार फिर आपको समझाता हूँ। हेनसांग और जीएच ओझा के अनुसार ये जो गुज्जर प्रतिहार है ये क्षत्रिय है। उसके अलावा इस हेनसांग के द्वारा बैराट की यात्रा की गई और बैराट को क्या नाम दिया गया? पारयात्र नाम दिया गया। उसके अलावा इसी हेनसांग के द्वारा भीनमाल की यात्रा की गई और भीनमाल को पिलीमोलो नाम दिया गया। और ये जो भीनमाल है संस्कृत कवि माघ की जन्मस्थली के नाम से प्रसिद्ध है। उसके अलावा अपन हेनसांग के ग्रंथ की बात करें तो ग्रंथ है इसका सीयुकी के नाम से प्रसिद्ध है। उसके अलावा अगर हेनसांग के उपनामों की बात करें तो इसके दो उपनाम मिलते हैं अपन को, नीति का पंडित और यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। किसको? इस हेनसांग को कहते हैं। आगे की चर्चा करते हैं। आपको पता होगा मोनोत्नेसी के बारे में जब मैंने आपको जोधपुर पढ़ाया था उस समय महाराजा जसवंत सिंह के बारे में बताया था कि इनके जो दरबारी विद्वान थे उनका नाम था मोनोत्नेसी और ये जोधपुर के दीवान भी थे। तो अपन बात करेंगे मोनोत्नेसी की। मोनोत्नेसी मोनोत्नेसी के बारे में मैं आपको बात बताऊं तो मोनोत्नेसी के अनुसार ये जो गुज्जर प्रतिहार है, गुज्जर प्रतिहार जो गुज्जर प्रतिहार है, इन गुज्जर प्रतिहारों की अगर अपन शाखा की बात करें, शाखाएं तो शाखाएं कितनी है? 26 है। 26, जिसमें से अगर अपन महत्वपूर्ण की बात करें, महत्वपूर्ण तो महत्वपूर्ण 2 शाखाएं हैं, 2। और एक का नाम बताऊं मैं आपको तो मंडोर है। मंडोर ये कहां पे है? जोधपुर में। एक तो महत्वपूर्ण शाखा गुज्जर प्रतिहारों की मंडोर जोधपुर है और दूसरी शाखा की अगर अपन बात करें तो भीनमाल है। भीनमाल, और ये भीनमाल कहां पे है? जालोर में। मैंने आपको बताया गुज्जर प्रतिहार वंश के बारे में तो मैंने आपको बताया मोनोत्नेसी के अनुसार गुज्जर प्रतिहार वंश की 26 शाखाएं हैं, जिसमें से 2 शाखाएं महत्वपूर्ण है, मंडोर के प्रतिहार, उसके अलावा भीनमाल मतलब जालोर के प्रतिहार। ये इनकी महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। यह बताई मैंने आपको गुज्जर प्रतिहारों की 2 महत्वपूर्ण शाखाओं के बारे में। इसके आगे की चर्चा करते हैं अपन, आगे क्या हुआ। उसके अलावा इन गुज्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति से संबंधित एक मत और है, उसकी भी अपन चर्चा करते हैं। तो वह मत क्या है उसकी चर्चा बताऊं मैं आपको तो मिहिर भोज के भोज के ग्वालियर क्या बताया मैंने आपको? मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख के अनुसार गुज्जर प्रतिहार लक्ष्मण के वंशज हैं। लक्ष्मण के वंशज हैं। मैंने क्या बताया आपको? मीर भोज के ग्वालियर अभिलेख के अनुसार इन गुज्जर प्रतिहारों को भगवान रामचंद्र के छोटे भाई लक्ष्मण के वंशज माना गया है। अब कैसे माना गया है तो उसकी चर्चा करते हैं अपन। जब धरती पर महाप्रलय हुआ था तो उस समय धरती पर एक ही इंसान जीवित था और उस इंसान का नाम था मनु, जिसके द्वारा आपको पता होगा मनुस्मृति ग्रंथ लिखा गया है। मैं आपको बता रहा हूं गुज्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति से संबंधित जो ग्वालियर अभिलेख में मत बताया गया है उसके बारे में। तो मैंने आपको बताया मीर भोज के ग्वालियर अभिलेख के अनुसार गुज्जर प्रतिहार भगवान रामचंद्र के छोटे भाई
लक्ष्मण के वंशज हैं। और फिर मैंने आपको बताया जब धरती पर महाप्रलय हुआ था तो उस दौरान धरती पर एक मनुष्य जीवित था और उसका नाम था मनु। और अगर इसके ग्रंथ की बात करें अपन, इसके ग्रंथ की बात करें तो इसके ग्रंथ का नाम था मनुस्मृति। मनुस्मृति। इसके ग्रंथ का नाम बताया मैंने आपको मनुस्मृति। फिर आगे क्या हुआ, आगे एक राजा हुआ जिसका नाम था इक्ष्वाकु राजा। इक्ष्वाकु राजा। और इस इक्ष्वाकु राजा के द्वारा क्या किया गया, इक्ष्वाकु वंश चलाया गया। इक्ष्वाकु वंश चलाया गया। मैंने आपको बताया महाप्रलय के दौरान केवल एक ही व्यक्ति जिंदा रहा। तो मतलब अपन जो भी है, जितने भी मनुष्य हैं धरती पर, वो किसकी संतान है, मनु की संतान है। तो मनु के पश्चात एक राजा हुआ, उसका नाम बताया मैंने आपको इक्ष्वाकु राजा। और इस इक्ष्वाकु राजा के द्वारा कौन सा वंश स्टेब्लिश किया गया, इक्ष्वाकु वंश। उसके बाद में अगला जो शासक हुआ उसका नाम था रघु। और इस रघु के द्वारा क्या किया गया, रघुवंश चलाया गया। क्या बताया मैंने आपको, इस रघु के द्वारा रघुवंश चलाया गया। रघु के आगे जो शासक था उसका नाम था अज। और अज के पश्चात जो अगला शासक था उनका नाम था दशरथ। और आपको पता होगा दशरथ के 4 पुत्र थे। 4 पुत्रों की बात करें अगर अपन तो राम, दूसरा लखन या फिर लक्ष्मण, तीसरा भरत और चौथा शत्रुघ्न। मैंने आपको बताया महाप्रलय के दौरान धरती पे एक इंसान जीवित रहा और उसका नाम था मनु। और इसके द्वारा मनुस्मृति ग्रंथ लिखा गया। अपन वैसे सब मनु की संतानें हैं। उसके अलावा मनु के आगे फिर एक शासक हुए जिनका नाम था इक्ष्वाकु शासक या इक्ष्वाकु राजा। इसके द्वारा इक्ष्वाकु वंश चलाया गया। उसके बाद में अपन बात करें आगे रघु हुए और इस रघु के द्वारा रघुवंश चलाया गया। रघु के पुत्र की बात करें अपन अज थे और अज के पुत्र थे दशरथ। और दशरथ के 4 पुत्रों के नाम की अगर बात करें, एक का नाम राम, दूसरे का नाम लक्ष्मण, तीसरे का भरत और चौथे का शत्रुघ्न। तो आपको पता होगा जब राम को वनवास लगा था तो उस समय इस लखन को वनवास नहीं लगा था। वैसे लक्ष्मण अपनी स्वयं की इच्छा से राम के साथ में गए थे। तो उस समय इन लक्ष्मण के द्वारा राम की मतलब द्वारपाल की भूमिका निभाई गई या फिर प्रतिहार की भूमिका निभाई गई। द्वारपाल की भूमिका निभाई थी किसने, लक्ष्मण ने। इसी कारण से इन गुज्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज माना गया है। क्योंकि आपको पता होगा द्वारपाल या फिर प्रतिहार का मतलब होता है रक्षा करना, अपने राजा या फिर अपने आराध्य की रक्षा करना। तो मैंने आपको बताया मीर भोज के ग्वालियर अभिलेख के अनुसार गुज्जर प्रतिहार लक्ष्मण के वंशज है, जिसकी पुष्टि में ये सब बातें मैंने आपको समझाई। अब आगे की चर्चा करते हैं। गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक की बात करेंगे। अब किस शासक या राजा के द्वारा इस गुज्जर प्रतिहार वंश को स्टेब्लिश किया गया उसकी चर्चा करते हैं। तो यहाँ के जो प्रथम शासक थे उनके नाम की अगर बात करें तो उनका नाम था हरिश्चंद्र। गुज्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष, मूल पुरुष और क्या बोल सकता हूं मैं इसको, संस्थापक। मैंने आपको बताया जो हरिश्चंद्र थे ये गुज्जर प्रतिहार वंश के आदि पुरुष, मूल पुरुष और संस्थापक थे। और इनकी
उपाधि की बात करें अगर अपन, उपाधि, तो इनकी उपाधि थी रोहलिदी, रोहलिदी। या एक उपाधि और की बात करूं मैं आपके सामने, तो उसका नाम है विप्र राजन्य, विप्र राजन्य। मैंने आपको इनकी उपाधि के बारे में बताया, दो उपाधियां मिलती है अपन को, एक रोहलिदी और दूसरी है विप्र राजन्य। और इस रोहलिदी, ये जो रोहलिदी उपाधि है, इसकी जानकारी जोधपुर के घटियाला शिलालेख से प्राप्त होती है। मैंने अभी तक आपको बताया हरिश्चंद्र के बारे में, इनको गुर्जर प्रतिहार वंश का आदि पुरुष, मूल पुरुष और संस्थापक भी कहा जा सकता है। और इनकी दो उपाधियां बताई, एक बताया मैंने आपको रोहलिदी और दूसरी बताई विप्र राजन्य। ये जो रोहलिदी उपाधि है, इसकी जानकारी अपन को जोधपुर के घटियाला शिलालेख से प्राप्त होती है। अब बात करते हैं इनकी पत्नियों की। तो इनके दो पत्नियां थी। कितनी पत्नियां? दो पत्नियां। एक का नाम था क्षत्रिय श्री, क्षत्रिय श्री, और दूसरी का नाम था ब्राह्मण श्री, ब्राह्मण श्री। मैंने आपको इस हरिश्चंद्र की दो रानियां बताई। कितनी रानियां? दो रानियां। नाम बताया मैंने आपको, एक का नाम बताया क्षत्रिय श्री और दूसरी का नाम बताया ब्राह्मण श्री। इस क्षत्रिय श्री को मैं भद्रा भी कह सकता हूं। क्या बोल सकता हूं इसको मैं? भद्रा। अगर इसके दूसरे नाम की बात करें तो इसका दूसरा नाम है भद्रा। मैंने आपको बताया हरिश्चंद्र के दो रानियां थी, एक का नाम था ब्राह्मण श्री और दूसरी का नाम था क्षत्रिय श्री, जिसको मैं भद्रा भी कह सकता हूं। और इस भद्रा के 4 पुत्र थे। इस भद्रा के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। एक की बात करें अपन रजिल, रजिल। दूसरे की बात करें अपन दह, तीसरे की बात करें कदक, और चौथे की बात करें तो उसका नाम है भोगभट। मैंने आपको बताया गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में, किस प्रकार इनकी उत्पत्ति के बारे में विद्वानों या फिर शिलालेखों से अपन को जानकारी प्राप्त होती है। और इस वंश के फर्स्ट शासक कौन थे, या प्रथम प्रतापी शासक, या इस वंश के संस्थापक कौन थे? तो हरिश्चंद्र इस वंश के संस्थापक थे, जिनको प्रतिहारों का आदि पुरुष, मूल पुरुष और संस्थापक कहा जा सकता है। और इनकी उपाधियों की बात करें तो इनकी दो उपाधियां मिलती है अपन को, एक का नाम है रोहलिदी और दूसरे का नाम है विप्र राजन्य। और ये जो रोहलिदी उपाधि है, इसकी जानकारी जोधपुर के घटियाला शिलालेख से अपन को प्राप्त होती है। फिर मैंने आपको बताया इस हरिश्चंद्र के दो रानियां थी, एक का नाम था क्षत्रिय श्री और दूसरी का नाम था ब्राह्मण श्री। क्षत्रिय श्री को मैं भद्रा भी कह सकता हूं। और इस भद्रा के 4 पुत्र थे। अगर उनके नाम की चर्चा करें तो नाम है रजिल, दह, कदक और भोगभट। आगे इस हरिश्चंद्र के पश्चात इसके जो उत्तराधिकारी बने उनका नाम है रजिल। इनकी चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।